अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब एक विजनरी लीडर थे। जो एक्सपीरियंस उन्होंने अपनी लाइफ के 50 साल में सीखा वो आप सिर्फ चंद मिनट में सीख सकते हैं। स्टीव जॉब ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी लर्निंग और एक्सपीरियंस को 3 कहानियों की मदद से बताया था। और ये स्पीच कई सारे एक्टर्स और मोटिवेशनल स्पीकर्स ने भी अपनी लाइफ में एक बार सुनना जरूर रिकमेंड किया है। यकीनन इस स्पीच को सुनने के बाद मेरी खुद की लाइफ पर इसने बहुत ज्यादा गहरी छाप छोड़ी। तो इस वीडियो में अल्फाज होंगे स्टीव जॉब के और उसको मैं अपनी आवाज और आसान अल्फाज की मदद से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और मुझे बहुत ही कवी उम्मीद है कि ये स्पीच आप सबकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी चेंज लाने में मदद करेगी। शुक्रिया। मुझे आज दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में से एक आपके आगाज के मौका पर आपके साथ होने पर फख्र है। सच बताऊं, मैंने कभी कॉलेज से ग्रेजुएशन नहीं किया और आज पहली बार मैं किसी कॉलेज ग्रेजुएशन के इतने करीब तक पहुंचा हूं। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की 3 कहानियां सुनाना चाहता हूं। ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 कहानियां। पहली स्टोरी है डॉट्स को कनेक्ट करने के बारे में। रीड कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मैंने 6 माह के अंदर ही स्टडी छोड़ दी थी, लेकिन मैं इसके 18 महीने बाद तक भी किसी तरह वहां पे आता जाता रहता था। तो सवाल यहाँ पर यह आता है कि मैंने कॉलेज छोड़ा क्यों? वेल, इसकी शुरुआत मेरी पैदाइश से पहले की है। मुझे पैदा करने वाली माँ एक यंग गैर शादीशुदा ग्रेजुएट स्टूडेंट थी। वो चाहती थी कि मुझे कोई गोद ले ले, लेकिन इसके साथ वो ये भी चाहती थी कि जो भी मुझे गोद ले वो कॉलेज ग्रेजुएट जरूर हो। और इस तरह पहले से ही सब कुछ सेट था। मैं एक वकील और उसकी बीवी की तरफ अडॉप्ट किया जाने वाला था, लेकिन जैसे ही मैं इस दुनिया में आया, लास्ट मिनट पर उन्होंने अपना इरादा बदल लिया और उन्होंने कहा कि उन्हें तो एक लड़की चाहिए थी। इसीलिए आधी रात को मेरे वालिद और वालदा को कॉल किया गया जो कि वेटिंग लिस्ट में थे, और उन्हें कॉल करके बताया गया कि हमारे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप इसे गोद लेना चाहेंगे? और उन्होंने फौरन हाँ कर दी। लेकिन बाद में मुझे पैदा करने वाली माँ को पता चला कि जिन्होंने मुझे गोद लिया है वो कॉलेज ग्रेजुएट नहीं है और फादर तो हाई स्कूल भी पास नहीं है, और इसीलिए उन्होंने फाइनल अडॉप्टेशन पेपर पर साइन करने से भी मना कर दिया। लेकिन फिर कुछ ही महीने बाद मेरे होने वाले माँ बाप ने मेरी माँ को प्रॉमिस किया कि हम इसे कॉलेज जरूर भेजेंगे, और इसी वजह से मेरी मदर मान गई और फिर मुझे अडॉप्ट कर लिया गया। कुछ इस तरह से मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई और 17 साल के बाद मैं कॉलेज गया। लेकिन गलती से मैंने स्टैनफोर्ड की तरह ही एक महंगे कॉलेज का इंतखाब कर लिया। मेरे वर्किंग माँ बाप की सारी रकम पढ़ाई में खर्च होने लगी और 6 मंथ के बाद मुझे इस पढ़ाई की कोई भी अहमियत नहीं दिखाई दे रही थी। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ। कोई आइडिया नहीं था कि ये कॉलेज किस तरीके से मेरी मदद करेगा अपनी जिंदगी में कुछ करने के लिए। और यहाँ पर मैं अपने माँ बाप की जिंदगी भर की कमाई पढ़ाई में खर्च करता जा रहा हूँ, और इसी वजह से मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का फैसला लिया और यही सोचा कि जो भी होगा अच्छा होगा। उस वक्त मुझे ये चीज बहुत ज्यादा खौफनाक लगी, लेकिन जब गुजरे हुए वक्त को आज मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था। वो कैसे, मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे ही मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया था तो मैंने उन क्लासेस को करना छोड़ दिया था जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था, और मैं सिर्फ वही क्लासेस अटेंड करता था जिसमें मेरा इंटरेस्ट था। और ये सब कुछ करना कोई इतना आसान नहीं था, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए कोई भी कमरा नहीं था। इसलिए मैं दोस्तों के रूम्स में जमीन पर सोता था। मैं कोक की बोतल्स को वापस करके मिलने वाले पैसों से खाना खाता था। मैं हर संडे 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाता था, जिससे कि हफ्ते में एक बार पेट भरकर मैं खाना खा सकूं, और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों कॉलेज ड्रॉप आउट करना मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट फैसला था। उस वक्त रीड कॉलेज कंट्री की सबसे अच्छी जगह थी जहाँ कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कॉलेज कैंपस में हर एक पोस्टर, हर एक लेबल पर हाथ से बहुत ही खूबसूरत तरीके से कैलीग्राफी किया जाता था। और क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ चुका था, इसीलिए मुझे नॉर्मल क्लासेस अटेंड करने की जरूरत नहीं थी। तो मैंने फैसला किया कि मैं कैलीग्राफी की क्लासेस करूंगा और इसे अच्छे तरीके से सीखूंगा। तो मैंने सेरिफ एंड सैंस सेरिफ टाइप फेसेस के बारे में सीखा, अलग अलग लेटर्स के दरमियान स्पेस फ्री करना सीखा, और किसी अच्छी टाइपोग्राफी को क्या अच्छा बनाती है ये भी मैंने लर्न किया। ये सब कुछ बहुत ही खूबसूरत था, हिस्टोरिकल था और इतना आर्टिस्टिक था कि इसे साइंस के जरिए कैप्चर नहीं किया जा सकता था, और ये सब मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगता था। उस वक्त मेरा ऐसा कोई भी ख्याल नहीं था कि मैं इन चीजों का यूज कभी भी अपनी जिंदगी में करूंगा। लेकिन जब 10 साल बाद हम अपना पहला मैकिंटोश कंप्यूटर बना रहे थे, तब मैंने इसे मैक में डिजाइन कर दिया, और ये दुनिया का पहला कंप्यूटर था जिसमें ब्यूटीफुल टाइपोग्राफी थी। अगर मैंने कॉलेज में सिर्फ कैलीग्राफी में हिस्सा नहीं लिया होता तो मैक में कभी भी मल्टीपल टाइप फेसेस या प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फॉन्ट्स नहीं होते। और क्योंकि विंडो ने मैक की कॉपी की है तो दुनिया के किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में ये सब नहीं होता। ऑफ कोर्स जब मैं कॉलेज में था, फ्यूचर को देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट करना इम्पॉसिबल था, लेकिन जब 10 साल बाद मैं गुजरे हुए वक्त को देखता हूँ तो मुझे ये सब कुछ क्लियर नजर आता है। आप सिर्फ पीछे देखकर ही डॉट्स को कनेक्ट कर
सकते हो। इसीलिए आपको यकीन करना होगा कि जो भी हो रहा है वो आगे चलकर किसी न किसी तरीके से आपके फ्यूचर से कनेक्ट हो जाएगा। आपको किसी न किसी में यकीन करना होगा, अपने गट्स पर, अपनी डेस्टिनी पर, जिंदगी पर या फिर अपने कर्मों पर। किसी न किसी चीज पर तो यकीन करना ही होगा, क्योंकि इस बात में यकीन रखना कि आगे चलकर डॉट्स कनेक्ट होंगे, ये आपको अपने दिल की आवाज सुनने की हिम्मत देगा। और उस वक्त जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे तो यही बात आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगी। तो मेरी पहली कहानी से सबसे बड़ा सबक यही है कि जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है, और अभी आप जो भी कर रहे हो वो आगे चलकर आपके किसी न किसी तरह काम जरूर आएगा। आप बस अपने आप में यकीन रखकर करते ही जाइए। मेरी दूसरी कहानी लव और लॉस के बारे में है। मैं बहुत ही खुशकिस्मत था कि जिससे मैंने प्यार किया वो मुझे जल्द ही मिल गई। वॉज और मैंने अपने फादर के गैराज से ही एप्पल की शुरुआत की थी जब मैं 20 साल का था, और हमने बहुत मेहनत की और 10 साल में एप्पल कंपनी 2 लोगों से बढ़कर $2 बिलियन और 4000 लोगों की कंपनी हो गई। हमने अभी 1 साल पहले ही मैकिन्टोश रिलीज किया और मैं 30 साल का हो गया और कंपनी ने मुझे निकाल दिया। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि अपनी ही कंपनी से मुझे कैसे निकाल दिया गया। जैसे जैसे एप्पल ग्रो करने लगी, हमने एक इंटेलिजेंट आदमी को हायर किया जिसे मैंने सोचा कि वो मेरे साथ मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाएगा। पहले 1 साल तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर इसके बाद कंपनी के फ्यूचर विजन को लेकर हमारे दरमियान तनाजे होने लगे और बात बोर्ड डायरेक्टर तक जा पहुंची और उन लोगों ने उसका साथ दिया, और इस तरीके से 30 साल की उम्र में मुझे अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। जो मेरी पूरी अडल्ट लाइफ का फोकस था वो खत्म हो चुका था और ये पूरी तरह से मुझे बर्बाद करने वाला था, और कुछ महीनों तक मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं एक बहुत ही बड़ा पब्लिक फेलियर था और एक बार तो मैंने वैली छोड़कर जाने का भी सोचा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हुआ कि मैं जो काम करता हूँ मैं उसके लिए अभी भी पैशनेट हूँ। एप्पल में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मेरे पेशेंस में थोड़ी भी कमी नहीं आई। मुझे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन फिर भी मैं अपने काम से प्यार करता हूँ और इसीलिए मैंने एक बार फिर से शुरुआत करने की सोची। मैं उस वक्त ये नहीं देख पाया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि एप्पल से निकाले जाने से अच्छा मेरे साथ कुछ हो ही नहीं सकता था। कामयाब होने का बोझ अब बिगिनर होने के हल्केपन में बदल चुका था। मैं एक बार फिर से हल्का महसूस कर रहा था और इसी आजादी की वजह से मैं अपनी जिंदगी के सबसे क्रिएटिव पीरियड में चला गया। अगले 5 सालों में मैंने एक कंपनी नेक्स्ट और दूसरी पिक्सर शुरू कर दी, और इस दौरान मैं एक बहुत ही वंडरफुल वुमेन से मिला जो कि आगे चलकर मेरी वाइफ बनी। पिक्सर ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई और अब ये दुनिया का सबसे कामयाब एनिमेशन स्टूडियो है, और एप्पल ने बड़ा कदम उठाते हुए नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं फिर से एप्पल में चला गया। आज एप्पल नेक्स्ट की बनाई टेक्नोलॉजी को यूज करती है। तो यहाँ पर मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो ये सब कुछ मेरे साथ नहीं होता। ये एक कड़वी दवा थी, लेकिन मेरी सोच में एक मरीज को इसकी जरूरत थी। कभी कभी जिंदगी आपको इस तरह से ठोकर मारती है, लेकिन आप यकीन न छोड़ें। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं इसलिए आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। जितना अपने प्यार को जानना जरूरी है, उतना ही जरूरी है अपने काम की तलाश करना जिसे आप सच में इंजॉय करते हो, क्योंकि आपका काम आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। और सच में मुतमईन रहने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जिसे आप एक अजीम काम समझते हैं, और ग्रेट वर्क करने का एक तरीका है कि आप वो काम करें जो आप करना पसंद करते हैं। अगर आपको वो काम नहीं मिला है, आप रुकिए मत, उसे तलाश करते रहें। जैसे कि दिल से जुड़ी हर एक चीज में होता है, वो जब आपको मिलेगी तब आपको पता चल जाएगा। और जैसा कि किसी अच्छे रिलेशनशिप में होता है, वो वक्त के साथ साथ और भी अच्छा होता जाता है। इसीलिए इसे तलाश करते रहें, रुकिए मत। मेरी तीसरी कहानी मौत के बारे में है। जब मैं 17 साल का था तो मैंने एक कोट पढ़ा था, यानी अगर आप ऐसे जिएंगे जैसे कि आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। और इसने मेरे दिमाग पर एक बहुत बड़ी छाप छोड़ दी, और तब से पिछले 33 सालों से मैं हर दिन सुबह उठकर आईने में देखता हूँ और खुद से ये सवाल करता हूँ कि अगर आज का दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या आज मैं वो करता जो मैं करने वाला हूँ। और अगर इसका आंसर ना होता है तो मैं समझ जाता हूँ कि कुछ न कुछ तब्दील करने की जरूरत है। इस बात को याद रखना कि एक दिन मरना है किसी भी चीज को खोने के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप पहले से ही नंगे हैं, ऐसी कोई भी रीजन नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुने। करीब इस साल पहले ही मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ और इसमें साफ दिखाई दे रहा था कि मेरे पैंक्रियाज में ट्यूमर है। और सच कहूँ तो मुझे ये भी नहीं पता था कि पैंक्रियाज होता क्या है। डॉक्टर ने पूरे यकीन के साथ बताया कि मुझे ऐसा कैंसर है जिसका इलाज करना मुमकिन नहीं है, और अब मेरे पास सिर्फ 3 से 6 माह ही बाकी बचे हैं। डॉक्टर ने मुझे मशवरा दिया कि आप घर
मर जाएं और सारी चीजें खत्म कर दें। यानी डॉक्टर की जुबान में इसका मतलब यही था कि आप मरने की तैयारी कर लीजिए, यानी वो सारी चीजें जो आप अगले 10 साल में करने वाले हैं वो बचे दिनों में कर लीजिए, क्योंकि आपका आखिरी वक्त आ चुका है। मैंने इस डायग्नोसिस के साथ पूरा दिन गुजार दिया और शाम को मेरी बायोप्सी हुई, जहाँ पर मेरे गले के रास्ते से पेट से होते हुए एक एंडोस्कोप डाला गया और एक सुई से ट्यूमर के कुछ सेल्स निकाले गए। उस वक्त मैं पूरी तरह से बेहोश था, लेकिन मेरी वाइफ और वहाँ पर जो भी मौजूद था कि जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरे सेल्स को दिखाया तो वो भी रो पड़ा, क्योंकि सेल्स को देखकर डॉक्टर समझ गया कि मुझे एक बहुत ही रेयर टाइप का कैंसर है जो कि सर्जरी से ठीक हो सकता है। तो मेरी सर्जरी हुई और खुशकिस्मती से मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मौत के इतने करीब मैं पहले कभी भी नहीं पहुंचा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कुछ वक्त तक मैं पहुंचूं भी ना। और ये सब देखने के बाद पूरे यकीन के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि मौत मुफीद है मगर खालिस्तान फिक्री तस्वर है। कोई भी मरना नहीं चाहता, यहाँ तक कि वो लोग जो जन्नत में जाना चाहते हैं वो भी वहाँ जाने के लिए मरने को तैयार नहीं। मौत ही वो जगह है जहाँ पर हम सब लोग जाते हैं। आज तक कोई भी इससे बचा नहीं है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि इस जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेंशन मौत है। ये जिंदगी को बदलती है, पुराने को खत्म करने का रास्ता खोलती है। और इस वक्त आप सभी लोग नए हैं और कुछ ही दिनों में आप सभी लोग पुराने हो जाओगे और रास्ते से साफ हो जाओगे। इतना ज्यादा ड्रामेटिक होने के लिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ, लेकिन यही सच है। आपका वक्त बिल्कुल लिमिटेड है, इसीलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर जाया मत कीजिए। बेकार की सोच में पड़कर अपनी जिंदगी को दूसरों के हिसाब से मत चलाएं। दूसरों की थॉट्स के शोर में अपने अंदर की आवाज को मत दबाएं। और सबसे अहम ये है कि अपने दिल की बात सुनने का हौसला रखें, क्योंकि वो पहले से ही जानता है कि तुम फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो। तो पहले अपने दिल की आवाज सुने, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं। और आखिर में मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। मैंने हमेशा अपने लिए यही मांगा है और अब जब आप सभी लोग यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं तो मैं आप सभी के लिए भी यही विश करता हूँ, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। यानी कि भूखे रहिए और बेवकूफ़ बने रहिए। भूखे यानी कुछ करने की भूख आपके अंदर होनी चाहिए, और बेवकूफ़ रहो क्योंकि बेवकूफ़ रहकर ही आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आप सब कुछ पहले से ही जानते हैं तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।